नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक इंसान के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन आत्माओं का राज था। एक बॉडी में सोचो 3 आत्माएँ आ जाएँ तो फिर वह बॉडी कहाँ की रहेगी? क्या-क्या हो सकता है उस इंसान के साथ? जब मैं इस चीज़ को सोची मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक मामूली सा भूत अगर किसी को पकड़ ले तो उसका जीना हराम कर देता है। तो सोचिए एक इंसान के अंदर 3 आत्माएँ जाए तो क्या-क्या हो सकता है? आज की कहानी सचमुच में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक वाली है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की जो स्टोरी है यह नागपुर की सच्ची घटित भूतिया कहानी है। नागपुर में एक आदमी था जिसका नाम था कैलाश। कैलाश का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था राकेश। राकेश और कैलाश दोनों लोग नागपुर से दूर नेपाल में जाके काम करते थे। पहले के टाइम में लोग कहीं भी काम करने के लिए जाते थे तो पैदल जाया करते थे क्योंकि पहले के टाइम में साधन वगैरह नहीं था। आज की जो स्टोरी है ना ये काफी साल पहले की कहानी है। तो कैलाश और राकेश दोनों लोग एक ही रूम में रहते थे, काम वगैरह भी सेम ही करते थे, मतलब मजदूरी टाइप का काम करते थे और जितना भी हो पाता था पैसा वह इकट्ठा करते थे। इनको नेपाल में रहते हुए करीबन 7-8 महीने बीत गए थे। एक दिन राकेश ने कैलाश को बोला कि भाई चलना गांव चलते हैं, गांव से आए हुए काफी टाइम हो गया और मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पे। मुझे ना अपने घर परिवार की याद आ रही है, तू चलना। तब कैलाश जी ने बोला कि नहीं भाई मैं नहीं जा सकता। तुझे पता है ना कि हम काम क्यों कर रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ ताकि कुछ पैसा इकट्ठा करूँ और अपनी बिटिया गुड़िया गुड़िया की शादी एक अच्छे घर में कर सकूँ, इसलिए मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। एक काम कर, तुझसे रहा नहीं जा रहा है नेपाल में तो तू नागपुर चला जा और मेरे घर वालों को बता देना कि मैं 6-7 महीने बाद ठंडी के टाइम में इस डेट को, मतलब कैलाश जी ने एक डेट फाइनल कर दिया था कि मैं इस डेट को घर पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पर राकेश बोला कि ठीक है जैसी तेरी मर्जी। राकेश ने अपना सामान वगैरह पैक कर लिया और पैदल गांव के लिए निकल गया। तो धीरे धीरे टाइम कटा, विंटर का टाइम आया। कैलाश जी ने जितना कुछ भी इकट्ठा किया था पैसा वगैरह उन सबको एक पोटली में बांध लिया, अपना कपड़ा वगैरह बांध लिया और खुद को तैयार कर लिया गांव जाने के लिए। वे पैदल चल दिए नागपुर के लिए। रास्ते में बहुत जगह पे रुके, रुकते रुकते जा रहे थे, दिन में चल रहे थे और रात में कहीं जगह देख के सो जा रहे थे, खुले में ही सो जा रहे थे। तो उनके पास ओढ़ने के लिए एक मामूली सा शॉल था, ज़्यादा तो सामान था नहीं और ठंडी के टाइम में उनको ठंड बहुत लग रही थी, इसीलिए वे रात में नहीं चलते थे। चलते चलते वे गांव के काफी क्लोज आ गए थे। उनका जो गांव था ना 10-12 किलोमीटर की दूरी पे था। इवनिंग हो गया था। उन्होंने सोचा कि आज रात में यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह उठ के चल देंगे तो घर हम आराम से कुछ घंटों बाद पहुंच जाएंगे। जैसे ही कैलाश जी ने सोचा कि इवनिंग इसी गांव में रुकेंगे, उन्होंने वैसा ही किया। कुछ दूर जाने के बाद से उनको एक आग जलता हुआ दिखाई दिया एक घर के बाजू में। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता हो घर वाले आग द्वार पे छोड़ के सो गए हों। ठंडी के टाइम में क्या होता है कि लोग ना आग वगैरह जलाते हैं गाँव वगैरह में, हाथ वगैरह सेकने के लिए। हाथ वगैरह सेक के घर में जाके रजाई में घुस के सो जाते हैं। तो उनको ऐसा लगा और वे आग के पास बैठ गए और हाथ वगैरह सेके, थोड़ी सी गर्म हो गई उनकी बॉडी तो उन्होंने खैनी यानी सुरती तम्बाकू, उन्होंने तम्बाकू बनाया, खाया और तम्बाकू खाने के बाद से उन्होंने ना थूकना स्टार्ट कर दिया। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने लोग भी तम्बाकू खाते हैं वे बार बार थूकते हैं। तो वे अपने सामने अगल बगल कहीं भी जहाँ उनकी दिल होता था वे थूक देते थे। तो धीरे धीरे आग जो थी ना वह कम होने लगी। अब उनको ऐसा लगा कि ये जो आग है ये तो कम हो जाएगी, फिर मेरी जो रात है कैसी कटेगी। तो उन्होंने अगल बगल से लकड़ियाँ चुनी। लकड़ियाँ चुनने के बाद से उन्होंने आग में लकड़ियाँ डाल दी। उन्होंने देखा कि जो चिंगारी थी
पहले से जो आग जल रही थी वो धीमा हो रही है। तो उन्होंने ना उस चिंगारी को ऐसे लकड़ी से फोड़ना स्टार्ट कर दिया और फूंक मारना स्टार्ट कर दिया ताकि आग और लहर जाए, पकड़ ले जो उन्होंने नई लकड़ी रखी थी। आग तो पकड़ लिया, वे बड़े ज़्यादा खुश हुए। फिर उनको लगी टॉयलेट, वे थोड़ी दूरी पे जाके टॉयलेट करके आके उस आग के पास अपने को शॉल में लपेट के ऐसे बैठ के सो गए। उनकी रात वैसे कट गई। तो अगले दिन कैलाश जी की जो फैमिली थी वह कैलाश जी का वेट कर रही थी। कैलाश जी जब घर नहीं पहुंचे तो उनके परिवार वालों को लगा कि हो सके वह कल आए। तो उन लोगों ने अगले दिन का इंतजार किया। अगले दिन भी कैलाश जी नहीं पहुंचे, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन घर वाले इंतजार ही कर रहे थे। 1 डेढ़ सप्ताह बीत गया लेकिन कैलाश जी का कोई भी अत्ता पत्ता नहीं है। तब कैलाश जी की वाइफ ने अपने बड़े वाले बेटे को बोला कि बेटा तू जा अपने पिता का पता लगा के आ कि वे कहाँ हैं, आखिर घर पे आए क्यों नहीं। तब कैलाश जी का बेटा ने सामान पैक किया, रास्ते में खाने का सामान लिया और वो भी पैदल चल दिया अपने पिताजी की तलाश में। वह पहुंचा नेपाल। जब वह नेपाल पहुंचा और जहां उसके पिता रहते थे, काम करते थे, वहां पर लोगों से पता किया। तब लोगों ने बोला कि आपके पिता को गए हुए काफी दिन हो गए, अब तक तो उनको घर पहुंच जाना चाहिए, वे आए क्यों नहीं। लड़का फिर वहां से यह खबर लेके घर आया और उसने अपनी माँ को बताया कि माँ पिताजी वहाँ पे नहीं है, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गया कैलाश जी को काम छोड़ के गांव गए हुए, वे गांव पे पहुँच गए होंगे अब तक, लेकिन पापा तो आए नहीं। अब गांव के बहुत सारे लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि हो सकता हो कैलाश जी पैदल चले हो तो रास्ते में कोई जानवर अटैक कर दिया हो या उनके साथ कोई दुर्घटना घट गई हो। अब मुझे नहीं लग रहा कि वे इस दुनिया में हैं। गांव में ना पंचायत होती है तो सरपंच लोगों ने बोल दिया 1 डेढ़ महीने के बाद कि कैलाश जी अब इस दुनिया में नहीं है, अगर होते तो घर तो आते ही ना। तो तुम लोग एक काम करो, क्रियाक्रम उनका कर दो उनके नाम पे। घर में रोना पीटना वगैरह चालू हो गया। लोगों ने क्रियाक्रम का जो विधि था जैसे जैसे बताया, जो कैलाश जी का बेटा था वैसा वैसा कर दिया। दोस्तों घर का जो भार था वह कैलाश जी के बड़े बेटे के कंधे पे आ गया। जो बड़ा बेटा था वह खेती वगैरह करता था तो उसने विचार किया कि मैं अपने खेत का एक टुकड़ा बेच देता हूँ और अपनी बहन गुड़िया का शादी कर देता हूँ, क्योंकि पापा ने पहले से लड़का वगैरह देखा था, जो तिलक था वही खेत बेच के हम दे देंगे, क्योंकि बहन को तो घर पर रख नहीं सकते और पापा का सपना था कि उसी जगह पे शादी करना जहाँ पे बहन की शादी फिक्स थी। लड़का ने सेम वैसा ही किया, खेत बेचा और उसके बाद से उसने दहेज का जितना भी पैसा था उसने दे दिया। अब शादी का जो डेट था एकदम पास में आ गया था और शादी के कार्ड छपते हैं और गांव वगैरह में बंटते हैं। तो कैलाश जी के बेटे ने कार्ड छपवाया और पूरे गांव में कार्ड बंटवाया, अगल बगल के गांव में कार्ड बंटवाया, कुछ कार्ड दे के अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। होते हैं ना गांव में रिश्तेदार थोड़े थोड़े दूरी पे। ठाकुर था वह कार्ड लेके रिश्तेदार के घर जा रहा था। जो रिश्तेदार का घर था वह 10-12 किलोमीटर आगे था। जहाँ पे कैलाश जी का घर था ना उसे 10-12 किलोमीटर आगे था रिश्तेदार का घर। ठाकुर उस गांव में पहुंच गया जहाँ पर कभी कैलाश जी रुके थे, हाथ वगैरह सेके थे। ठाकुर ने रिश्तेदार को काट दिया। जब वह रिटर्न हो रहा था तब उसकी नज़र मुर्दा घाटी में पड़ी। तो मुर्दा घाटी वह स्थान है जहाँ पर बॉडी वगैरह का अंतिम संस्कार होता है, मीन्स जलाया वगैरह जाता है। तो वहाँ पर ठाकुर की नज़र पड़ी तो ठाकुर ने देखा कि एक इंसान है जो कि नंगा पुंगा है, मतलब आधा शरीर ढका है आधा शरीर नहीं ढका है, उसके दाढ़ी वाड़ी बड़ी है, बाल वगैरह बड़ा है। तो ठाकुर को बहुत ही ज़्यादा उस पर तरस आया और इंसान बैठ के अपने आप में बुदबुदा रहा है, एकदम पागल है, कपड़े वगैरह भी ढंग से नहीं है, चप्पल जूते नहीं पहने हैं उसने। तो ठाकुर को थोड़ी सी तरस आई उस इंसान पे। वह थोड़ा सा पास गया और पास जाके उसने यह देखा कि यह इंसान कोई और नहीं कैलाश जी हैं। तो उसका होश उड़ गया
अब वह रोने लगा, कैलाश जी को पकड़ के गले से लगा के रो रहा था। पहले के इंसान ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते थे, किसी को गरीबी हालत में देख के या मतलब भूखा देख के खाना वगैरह देते थे, तो सेम ठाकुर के साथ भी यही सीन था। उसने जैसे ही कैलाश जी को देखा, उसने तुरंत गले लगाया और रोना स्टार्ट कर दिया और पूछा, आप कहाँ थे? आप दिखाई नहीं दिए, घर वाले परेशान थे, आपको घर वाले समझ गए कि आप इस दुनिया में नहीं है, तो आपका तो क्रियाक्रम कर दिया, अगर आप घर चलेंगे तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आप मेरे साथ चलिए। यहाँ पर ठाकुर ने जब यह बात बोली, तब कैलाश जी ने ठाकुर को एक हाथ खींच के दिया। ठाकुर थोड़ी दूरी पे जाके गिरा और कैलाश जी ने बोला, तू पागल है क्या? तू कौन है? यहाँ पे क्यों आया है? मुझे खाने को दो, मुझे पीने को दो, मुझे खैनी दो, मुझे ये दो, लगा डिमांड करने। यहाँ पर ठाकुर उठ के खुद को झाड़ झूड़ के वह समझ गया कि कैलाश जी की जो दिमागी स्थिति है वह खराब हो गई है, कैलाश जी को जबरन गांव लेके जाना पड़ेगा। तब ठाकुर कैलाश जी के रिश्तेदार के घर पे गया, क्योंकि जो रिश्तेदार थे ना सेम उसी गांव में थे। तब वहां जाके उसने लोगों को बोला, रिश्तेदारों को बोला कि देखिए ये हमारे गांव का आदमी है, वह पागल हो गया है, उसको कैसो भी घर लेके जाना है, आप लोग मेरी मदद कीजिए। तब उस गांव के लोग बोले कि ये इंसान काफ़ी टाइम से यहीं पड़ा है, यह मुर्दा घाटी में ही रहता है, कहीं आता जाता नहीं है, ये कुछ भी खा लेता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, ये पागलों की तरह रहता है, नंगे रहता है, कोई इसके सामने नहीं जाना चाहता है, लोगों से लड़ जाता है, यह इंसान ऐसे ही है, ये आपका रिश्तेदार है, हमें पता नहीं था। तो ये जो चीज थी ना, ये थोड़ी अजीब हो गई थी। आप लोग समझ रहे हो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और जो कैलाश जी के रिश्तेदार थे, उन लोगों ने कैलाश जी को कभी देखा ही नहीं था। कैलाश जी के दादा के टाइम का रिश्ता था, एक होता ना बहुत पुराना रिश्ता जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, खानदानी चलता है, सेम वैसा ही चीज था। जैसे ही रिश्तेदारों को पता चला, रिश्तेदारों ने कैलाश जी को जबरन पकड़ा, चरपाई में बांधा, उसके बाद 2-3 लोग मिलकर चरपाई को अपने कंधों पे उठा के गांव तक लाके छोड़े, नागपुर में कैलाश जी के घर तक लाके छोड़े। अब घर में जितने लोग थे, उतने लोगों ने कैलाश जी को देख के रोना पीटना चालू कर दिया। कैलाश जी की वाइफ खुश थी, लेकिन उनको धक-धकी बनी थी कि मेरा पति जिंदा है, जिंदा होने के बाद से भी मैंने इसका क्रियाक्रम कर दिया, अब क्या होगा? भगवान मुझे माफ नहीं करेगा, मैं इतने दिनों तक विधवा बन के रही जबकि मेरा पति जिंदा है। मतलब ना आप समझ सकते हो माहौल कैसा रहा होगा उस घर का। लोगों ने जब कैलाश जी को नहलाया धुलाया, कपड़ा पहनाया, बाल वगैरह काटा, दाढ़ी वगैरह काटा, ये सारी चीजें ना जबरदस्ती हो रही थी, क्योंकि करना पड़ रहा था, कैलाश जी तो करने नहीं देते। दोस्तों, कैलाश जी की जो हालत थी उनको देखने के लिए लोग दूर दूर गांव से आते थे। एक गांव से एक इंसान आया, वह कैलाश जी को देखा तो वह समझ गया कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। उसने कैलाश जी की वाइफ को बुला के बोला कि बेटा देखो, एक काम करो, तुम इनको कहीं दूर ले जाके कहीं दिखाओ, क्योंकि इनके ऊपर आत्मा का प्रकोप है। यह पागल नहीं हुए हैं, इनके ना सर पे आत्मा सवार है, इसलिए इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो यह बात कैलाश जी की वाइफ को झटका से लगा, क्योंकि उनको नहीं पता था, उनको तो बस ऐसा लग रहा था कि मेरे पति पागल हो गए, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तब उन्होंने पूछा उस आदमी से कि आप बताइए मुझे कहाँ दिखाना चाहिए। उस इंसान ने बालाजी का एड्रेस दिया। अब गांव के लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, जैसे ये इनको हम लोग मुर्दा घाटी से उठा के लाए थे, वैसे ही इनको खटिया वगैरह में बांधते हैं और पैदल लेके चलते हैं, हमारे पास तो ऑप्शन है नहीं। अगर हम ले जाएंगे बालाजी के पास तो इनको हम बांध के ही ले जाएंगे ना। अब सेम ऐसा ही हुआ, उनको बांधा गया, लोग जबरन उठाए, कंधे पे लेके उनको बालाजी के पास पहुंचे। पहले तो वह इंसान बालाजी के पास जाना नहीं चाह रहा था, उसको आभास हो गया था कि हमको जबरदस्ती लोग अंदर ले जाएंगे। हुआ भी वैसा ही, लोगों ने जबरन पकड़ के अंदर ढकेल दिया। अंदर जाने के बाद से जो आत्माएं थी शरीर में, वह आत्माएं बहुत ही ज्यादा तेज तेज चीखने लगी, चिल्लाने लगी और खुद ब खुद बाहर निकल गई। जब आत्माएं बाहर निकली और वहां के पंडितों से पूछा गया, तब जाके यह खुलासा हुआ कि 1-2 आत्मा नहीं, कैलाश जी के ऊपर
पूरी 3 आत्माएं थीं और तीनों आत्माएं कैलाश जी को पागल करके रखी थी। उनको हर रोज सताती थी, तड़पाती थी, उनको ना ही मरने देती थी ना ही जीने देती थी, बीच में लटका के रखी थी। आप लोग जानते हो कैलाश जी की गलती क्या थी? कैलाश जी जिस गांव में रुके थे मुर्दा घाटी में, वह मुर्दा घाटी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वहाँ पे बॉडी वगैरह जलाई जाती थी और जो उन्होंने हाथ वगैरह सेका था वह एक बॉडी तुरंत की जली हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने हाथ सेका था। जो कैलाश जी खैनी खा के बार बार थूक रहे थे वह किसी के बॉडी के ऊपर थूक रहे थे, मतलब पहले का कोई इंसान वहां पे आया गया था, उसकी आत्मा वहीं पे थी। और जो उन्होंने टॉयलेट किया था वो भी किसी के बॉडी के ऊपर टॉयलेट किया था। इसीलिए ये तीनों आत्माएं गुस्सा की इनको पकड़ ली। तीनों आत्माएं बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। सबसे ज्यादा खतरनाक तो वह आत्मा थी जिस आत्मा को इन्होंने फूका था, ऐसे मारा था चिंगारी जलाने के लिए और लकड़ियां जलाने के लिए। वह आत्मा ज्यादा परेशान कर रही थी। उस आत्मा ने बताया कि मैं तो आराम से थी, लेकिन इस इंसान ने क्या किया कि मेरा जो खोपड़ी बच गया था, जो कि अपने आप वो नष्ट हो जाता, उसको उन्होंने लकड़ी से तोड़ा, फूंक मारी और उसको दूसरी लकड़ियों के साथ और जलाया, धकधका दिया। मीन्स ज़्यादा चिंगारी निकली। इसकी वजह से मुझे कष्ट हुआ और मैंने पकड़ लिया। मैं नहीं चाहता कि ये इंसान जीवित रहे। ये जो प्रॉब्लम थी ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। जितने लोग भी ये सारी बातें सुन रहे थे उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। लोग तो बस यही प्रार्थना कर रहे थे बालाजी से कि बस ये आत्माएं यहीं रह जाए और मेरा पति सही हो जाए, मेरा पापा सही हो जाए। जो लड़की थी वह भी रो रही थी कि मेरे पापा बस ठीक हो जाए, भगवान उन्हें ठीक कर दो। दोस्तों आप लोग तो जानते ही हो जो किस्मत में लिखा रहता है वही होता है। वहां पर तीनों की तीनों आत्माएं रह गई और कैलाश जी वहां से सही सलामत अच्छे से निकल गए। कैलाश जी की बॉडी में कुछ था नहीं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और उनकी जो शरीर थी ना बहुत ही ज़्यादा हल्की लग रही थी। और इतने दिनों के बीच में क्या हुआ कैलाश जी के साथ उनको कुछ भी याद नहीं था। उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनकी बेटी ने उनको बताया कि पापा देखो तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हुई। तब कैलाश जी को याद आया कि अरे हाँ, दादा का तो रिलेटिव उस गाँव में था ही। अगर मुझे थोड़ा भी भनक होता तो मैं उनके यहाँ रुक जाता, मुझे मुर्दा घाटी में रुकने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और रात जो था ना काफ़ी अंधेरिया था, इसलिए उनको पता नहीं चला कि वे मुर्दा घाटी में है या किसी के घर पे है। गांव के जस्ट बगल में मुर्दा घाटी था और गांव में ना बहुत सारे लोग का जो घर होता है ना वो मुर्दा घाटी से सटे हुए में होता है, तो उन लोगों को आदत होती है कि कैसे रहना है, कैसे बचना है। अब के टाइम में मुर्दा घाटी में क्या होता है कि चारों तरफ से लोग दीवार चला देते हैं और मतलब उससे ये प्रूफ होता है कि इधर मुर्दा घाटी, इधर अंदर नहीं जाना है। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में तो लोग अपना घर खेतों में बनाते थे और बहुत सारी बॉडी तो खेतों में जला देते थे। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया और रिलेटिव के बारे में कैलाश जी को पता नहीं था। उनके पापा को पता होगा मे बी, तो उनके पापा तो थे नहीं जो उनको बताते, इसलिए कंफ्यूजन हो गया और उनको वहां पे रुकना पड़ा। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी जिसकी सजा उन्होंने भुगती। आगे चल के कैलाश जी धीरे 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 नॉर्मल हुए, फिर भी उनकी जो धड़कन थी ना हमेशा बढ़ी ही रहती थी। दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को? कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एक क्वेश्चन और है, क्या सच में मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है? कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।